पेंडेमिक से जूझते हुए हम इंसानियत को 1 साल से देख रहे हैं, पर अगर ये एक अलग ही लेवल पर चला जाए तो क्या होगा? इस इमेजिनेशन की रियलिटी वर्ल्ड वॉर Z मूवी ने हमें काफी खतरनाक तरीके से दिखाया है, जहां पर ब्रैड पिट की ये ज़ॉम्बी फ्लिक बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग साबित हुई। और पिछले कम्युनिटी पोस्ट में इस टॉपिक को वोट करके और कमेंट में हमें बार बार इस मूवी को सजेस्ट करके हमारे सब्सक्राइबर्स ने इस बात को साबित कर दिया है कि उन्हें ये मूवी कितनी ज्यादा पसंद है। थैंक यू आप सभी का इस टॉपिक को हमें सजेस्ट करने के लिए, और ऐसे ही ऑसम टॉपिक सजेस्ट करते रहिए। तो अब चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम वर्ल्ड वॉर Z मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस कहानी पर आखिर मूवी बनाना इतना मुश्किल क्यों था, ब्रैड पिट आखिर इस मूवी को क्यों बनाना चाहते थे, जानेंगे कुछ ओरिजिनल प्लान्स और सीन्स के बारे में जिन्हें मूवी से हटाना पड़ा। इसके साथ साथ क्या क्या है डिफरेंसेस मूवी और किताब की कहानी के बीच में, जानेंगे इस मूवी सीरीज के ऑन शूट लोकेशंस और बिहाइंड द सीन VFX के बारे में, और फाइनली आपको पता चलेगा कि इसकी आने वाली सीक्वल्स आखिर क्यों नहीं बनाई गई। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड वॉर Z 2013 की एक ज़ॉम्बी पोस्ट एपोकलिप्टिक मूवी है जो वर्ल्ड वॉर Z एन ओरल हिस्ट्री ऑफ ज़ॉम्बी वॉर नॉवल पर बेस्ड है, जो 2006 में पब्लिश हुई थी, जिसे मार्क ब्रुक्स ने लिखा था। इस ब्रैड पिट स्टारिंग मूवी को मार्क फॉस्टर ने डायरेक्ट किया था, जहां पर मूवी के ज्यादातर हिस्सों में बुक से बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाया गया है, और वो डिफरेंस क्या क्या है आपको इस वीडियो में जल्द ही पता चलेगा। इस मूवी को ब्रैड पिट की प्रोडक्शन कंपनी प्लान बी एंटरटेनमेंट ने को प्रोड्यूस किया है, जहां पर ब्रैड पिट ने पैरामाउंट पिक्चर्स के साथ मिलकर इसके मूवी राइट्स को $1 मिलियन में बिड किया था। और क्या आप जानते हैं कि उनका कॉम्पिटिटर इस बिडिंग में कौन था? इस बिडिंग की रेस में मशहूर हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डी कैप्रियो भी थे, जिनकी प्रोडक्शन कंपनी एपियन वे इसकी राइट्स को एक्वायर नहीं कर पाई, वरना आपको ब्रैड पिट की जगह लियोनार्डो डी कैप्रियो लीड में दिखते। राइट्स तो खरीद लिए गए, पर इस कहानी पर स्क्रीन पे लिखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जहां पर जे माइकल स्टिजेंस्की, जिन्होंने इस मूवी की पहली ड्राफ्ट को लिखा था, उन्हें इस मूवी के लिए ब्रैड पिट के कैरेक्टर गैरी लेन को मूवी में क्रिएट करना पड़ा था, क्योंकि बुक बेसिकली एक ज़ॉम्बी वॉर डॉक्यूमेंट है जिसे ऑथर रीडर्स को समझाता है, और इस कहानी भी किसी भी पर्टिकुलर मेन कैरेक्टर को फॉलो नहीं किया गया है। पर फिर भी जब इसकी कहानी 2008 में इंटरनेट पर लीक हो गई, तब एंट इट कूल न्यूज नाम की वेबसाइट ने इस एडॉप्टेशन की बहुत ज्यादा तारीफ की। वहीं पर ब्लैक लिस्ट वेबसाइट, जहां पर कई सारे ऑसम अनप्रोड्यूस्ड स्क्रिप्ट्स को मेंशन किया जाता है, वहां पर भी इसे बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया, जिसके कारण फाइनली प्रोडक्शन कंपनीज को इस पर मूवी बनाने का हिंट मिला, और 2009 में मैथ्यू माइकल कार्नहैम को इस स्क्रिप्ट में सुधार करने के लिए हायर किया गया, और फाइनली 2010 के कॉमिक कॉन में इस मूवी को सबके सामने अनाउंस कर दिया गया। ब्रैड पिट इस ओरिजिनल कहानी के जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट से काफी ज्यादा प्रभावित थे, और वो बेसिकली इसके कई सारे एलिमेंट और एस्पेक्ट्स को मूवी के अंदर इंक्लूड करना चाहते थे। और तो और इस मूवी के अंदर इन्वायरमेंट का रीजन उन्होंने अपने बच्चों को बताया, जो बेसिकली ज़ॉम्बी मूवीज के बहुत बड़े फैन थे। ब्रैड पिट के हिसाब से वो चाहते थे कि वो एक ऐसी मूवी में काम करें जो उनके बच्चे एंजॉय कर पाएं। इस मूवी के ज्यादातर शूटिंग को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के अलग अलग लोकेशंस में शूट किया गया है, जहां पर इस मूवी में दिखाया हुआ फिलाडेल्फिया स्कॉटलैंड के ग्लासगो में बनाया गया था, क्योंकि ओरिजिनल फिलाडेल्फिया में मूवी की शूटिंग बहुत ज्यादा महंगी थी, क्योंकि वहां पर फिल्म मेकिंग का स्टेट टैक्स क्रेडिट बहुत ज्यादा हाई है। इसीलिए ग्लासगो के कई सारे ओरिजिनल लोकेशन को फिलाडेल्फिया की तरह दिखाया गया, जहां पर कई सारे स्ट्रीट साइंस को बदला गया, और तो और इसके ऊपर एडिशनल CGI एलिमेंट्स भी डाले गए, और तो और यहाँ के लोकल 3000 लोगों ने इस मूवी के एक्स्ट्रास के लिए वॉलंटियर किया। वहीं पर इजराइल के जेरूसलम के सीन के लिए माल्टा के कई सारे लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ के लोकल 1500 लोगों ने एक्स्ट्रास का रोल निभाया है। इस मूवी के कई सारे इनिशियल डिफरेंट प्लान्स थी, जहां पर पहले ज़ॉम्बी आउटब्रेक का सोर्स मेनलैंड चाइना दिखाया जाने वाला था, लेकिन जब चाइनीज सेंसर्स को इस प्लान के बारे में बताया गया, तो उन्होंने इस मूवी को अपने यहाँ पर रिलीज करने से मना कर दिया था। अब जाहिर सी बात है, जैसा कि चाइना मूवी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, उन्होंने ज़ॉम्बी आउटब्रेक के ओरिजिन कंट्री को चाइना से बदलकर साउथ कोरिया कर दिया गया। वहीं पर हमें इस मूवी के अंदर एक फाइनल बैटल दिखने वाला था, जो बेसिकली रशिया में सेट होता, और यहाँ पर रशिया की एंटी ज़ॉम्बी स्क्वाड गैरी को अमेरिका पहुंचाने के लिए ज़ॉम्बी से निपटती। यहाँ तक कि इस सीक्वेंस की मेन फिल्मिंग भी हो चुकी थी, लेकिन इस मूवी के अंदर पहले ही जेरूसलम की ज़ॉम्बी इन्वेजन की सीन होने के कारण ये सीन उस सीन से बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा था, जिसके कारण मूवी रिपीटेटिव लग रही थी। इसलिए फाइनली ये फैसला किया गया
कि क्लाइमेक्स के सीक्वेंस को डिस्कार्ड करके पूरा का पूरा थर्ड एक्ट फिर से लिखा जाएगा, जो बेसिकली पर्सनल और टेंशन ड्रिवन एंडिंग के साथ खत्म हुआ। अब जिस कैंसिल रशियन सीन्स के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी शूटिंग में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, जहां पर बेसिकली हंगरी के बुडापेस्ट में रशिया के रेड स्क्वायर का सेट बनाया गया था और इस सीन के लिए 85 प्रॉप गन्स, राइफल्स और पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यहीं पर पड़ गया हंगरी के काउंटर टेररिज्म कस्टम ऑफिसर्स का छापा, जिन्होंने में से ज्यादातर वेपन्स को रियल और वर्किंग कंडीशन में पाया। हंगेरियन लॉ ने इन वेपन्स को मूवी के अंदर यूज करने के लिए तुरंत डीएक्टिवेट करने का आदेश दिया और फिल्म मेकर्स को हंगेरियन गवर्नमेंट से वेपन्स के लिए एक नया परमिट इशू करवाना पड़ा और इन सब के पीछे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिले हुआ और बाद में फाइनली रिजल्ट ये हुआ कि मूवी में इंक्लूड हुआ ही नहीं। आगे जाकर इस मूवी की थर्ड एक्ट को फिर से लिखा गया, जहां पर 60 स्क्रिप्ट के पेजेस को ऐड किया गया, जिसके लिए यहां पर ड्रू गोडार्ड और डेमन लिंडलॉफ को हायर किया गया, जहां पर $20 मिलियन का खर्चा हुआ और मूवी के थर्ड एक्ट के फिर से रीशूट के कारण इस मूवी का बजट $190 मिलियन तक पहुंच गया। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के बिहाइंड द सीन विजुअल इफेक्ट्स की, जहां पर इन मूवीज के अंदर ज़ॉम्बीज के क्लोजअप लुक्स के लिए मेकअप और प्रोस्थेटिक्स का तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस मूवी के अंदर ज़ॉम्बी हर्ड को दिखाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर ब्रिटिश वीएफएक्स कंपनी एमपीसी ने इस मूवी के वीएफएक्स का जिम्मा संभाला था, जहां पर उन्होंने अपनी इन हाउस सॉफ्टवेयर एलिस का इस्तेमाल करके इंडिविजुअल 3D ज़ॉम्बी मॉडल्स को मोशन कैप्चर एनिमेशन के साथ उनकी मूवमेंट को प्री प्रोग्राम किया था, जहां पर इन करेक्टेड मॉडल्स के एक्शंस को रैंडमाइज किया गया था, जिसके कारण इस मूवी के अंदर आपको जितने भी ज़ॉम्बीज गिरते पड़ते या भागते दौड़ते दिख रहे हैं, वो बेसिकली सारे के सारे एआई ड्रिवन डिसीजंस पर काम कर रहे हैं, जहां पर इन्हें कंट्रोल करने वाले एआई एजेंट्स का खुद का दिमाग था, जहां पर सीन्स में ऑब्जेक्टिव देने के बाद वो इन कैरेक्टर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल किया करते थे, जिसके कारण इन्हें इंडिविजुअली एनिमेट करने का झंझट नहीं उठाना पड़ा और वाटर फ्लो सिमुलेशन के प्रिंसिपल पर इनकी मूवमेंट को मॉडल किया गया। अब चलिए फाइनली बात करते हैं बुक और मूवी के कुछ मेजर डिफरेंसेस के बारे में, जहां पर सबसे बड़ा और सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि बुक में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके इर्द गिर्द कहानी फॉलो करती है और इसे बेसिकली ज़ॉम्बी वॉर की एक रिपोर्ट की तरह ऑथर मैक्स ब्रुक्स ने रीडर्स को प्रेजेंट किया है। वहीं पर दूसरी ओर नॉवेल्स के अंदर ज़ॉम्बीज बेसिकली ट्रेडिशनल ज़ॉम्बीज की तरह हैं, जहां पर वो दौड़ते या भागते नहीं हैं, और तो और बुक के अंदर इसकी कहानी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है, जहां पर कई सारे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस और रियल लाइफ ह्यूमन नेचर को मिरर करने की कोशिश की गई है। इसके ऊपर से बुक के अंदर कोई खास प्रकार का वैक्सीन तैयार नहीं किया जाता है, जहां पर फेलेंक्स नाम का एक वैक्सीन तो तैयार किया जाता है, बट ये बेसिकली बहुत ज्यादा काम नहीं आता। वहीं पर दूसरी ओर बुक की कहानी वॉर के खत्म होने के बाद शुरू होती है, लेकिन मूवी में वॉर को होते हुए दिखाया गया है। साथ ही साथ बुक के अंदर वॉर के बाद के ज़ॉम्बी सिचुएशंस को भी एक्सप्लोर किया गया है, जहां पर ज़ॉम्बीज दुनिया भर में फैल चुके होते हैं और ह्यूमैनिटी अब भी उनका सामना कर रही होती है। इस मूवी को PG-13 रेटिंग के साथ रिलीज किया गया था। यही कारण है कि इस मूवी के ज्यादातर हिस्से कई जगहों पर ट्रेडिशनल ज़ॉम्बी मूवीज की तरह वायलेंट नहीं है। यही कारण है कि ये चीज हार्डकोर ज़ॉम्बी मूवी फैंस को उतना ज्यादा पसंद नहीं आई थी। यही कारण है कि इस मूवी के अंदर इसका एक अनरेटेड कट भी रिलीज किया गया था, जो टोटल 7 मिनट का था। इसमें कई सारे अल्टरनेट एक्शन सीन्स थे जो ओरिजिनल सीन से बहुत ज्यादा वायलेंट थे, जहां पर इस मूवी के कुछ नए CGI इफेक्ट्स ने इस मूवी को स्लाइटली थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। मूवीज के अलावा वर्ल्ड वॉर Z को वीडियो गेम्स में भी एक्सप्लोर किया गया, जहां पर सबसे पहले 2013 में फॉस्पर गेम्स ने मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर इसका एक स्पिन ऑफ गेम रिलीज किया, जहां पर डिफरेंट कैरेक्टर्स की कहानी दिखाई गई। वहीं पर 2019 में सेबर इंटरैक्टिव ने इसका एक फुल फ्लैश्ड गेम PC, PlayStation 4 और Xbox One के लिए रिलीज किया, जहां पर बेसिकली ये एक थर्ड पर्सन 4 प्लेयर को-ऑप गेम है जो न्यूयॉर्क, जेरूसलम, मॉस्को, टोक्यो और मार्सेले फ्रांस जैसे मैप्स को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन देता है, जहां पर प्लेयर्स के सामने एक साथ तकरीबन 1000 ज़ॉम्बीज को भूनने का मौका मिल सकता है। इस गेम के 2019 के अंत तक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर 3 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स बिके, जहां पर इस गेम को एक बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर अगर बात करें क्रिटिकल रिस्पॉन्स की, तो इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस से बहुत ही ज्यादा मिला जुला रिस्पॉन्स मिला और इसे कोई खास अवार्ड नॉमिनेशंस भी हासिल नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसे 2014 के 40th सैटर्न अवार्ड में बेस्ट थ्रिलर फिल्म का अवार्ड मिला। वहीं पर अगर बात करें बॉक्स ऑफिस की,
तो लगभग $250 मिलियन की बजट पर इसने टोटल $540 मिलियन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाए, जो ऑफ कोर्स इस मूवी को एक फाइनेंशियल सक्सेस बनाती है। डिस्पाइट द फाइनेंशियल सक्सेस, ब्रैड पिट इस मूवी से काफी ज्यादा निराश थे, जहां पर एक तो ये मूवी उनके ओरिजिनल विजन के हिसाब से नहीं बनी, वहीं दूसरी ओर रीशूट्स और फिल्म डिलेज ने उन्हें और भी ज्यादा मायूस कर दिया था, जिसके कारण वो इस मूवी को ऑलमोस्ट बनाना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने डायरेक्टर मार्क फॉस्टर, जिन्हें इस मूवी के लिए उन्होंने खुद चुना था, उनसे बात करना तक बंद कर दिया था। फिर भी इस मूवी को किसी तरह से कंप्लीट किया गया और फाइनली ये मूवी सबके सामने आई। अगर आप इस मूवी के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो इस मूवी का फ्यूचर डिसाइड किया गया था, जहां पर इस मूवी की एक नहीं बल्कि दो सीक्वल्स आने वाली थीं और बेसिकली ये मूवीज इसे एज अ ट्रिलॉजी सेट करने वाली थीं, जहां पर मूवी के रिलीज होते ही एक दिन बाद इसके सीक्वल तक को अनाउंस कर दिया गया था और इसका सेकंड पार्ट 9 जून 2017 को रिलीज किया जाना था। लेकिन ये डेट खिसक के आगे 2018 कर दिया गया, जहां पर डेविड फिंचर को इस मूवी को डायरेक्ट करने का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन वहीं पर 2018 में डायरेक्टर डेविड फिंचर अपने टेलीविजन सीरीज माइंड हंटर में बिजी हो गए और प्रोडक्शन में लंबे समय तक झूलने के बाद फाइनली 2019 में इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया, जहां पर बेसिकली इस चीज का जिम्मेदार पहली मूवी की क्रिटिकल रिसेप्शन, मिसमैनेजमेंट और ओवर प्रोडक्शन को माना जाता है। खैर, हम यहाँ पर यही उम्मीद करते हैं कि इस फ्रेंचाइजी को एक बार फिर से एक नए रीबूट के साथ रिवाइव किया जाए। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम वर्ल्ड वॉर Z मूवी फैक्ट्स। ऑफ कोर्स ये मूवी बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है और मैं इसका एक सीक्वल जरूर देखना चाहूंगा, या इससे भी अच्छा हो सकता है कि इस फ्रेंचाइजी को एक बार रिबूट कर दिया जाए। वैसे बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मुझे मूवी और बुक्स के डिफरेंसेस और ज़ॉम्बीज के पीछे लगे विजुअल इफेक्ट्स के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। वैसे अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।